22 जून 2023, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस में थे और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब पीएम मोदी से भारत में बढ़ रहे नफरत और माइनॉरिटी पर जो अन्याय हो रहे हैं उस पर सवाल पूछा गया था। उसका जवाब प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह से दिया। अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 2023 में अमेरिका में ह्यूमन राइट्स की बात करने के बाद भारत में 2024 लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी के बोल कुछ इस तरह थे। हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। क्या इसलिए ही ये लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। यानी विदेश में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले हमारे प्रधानमंत्री देश में आते ही जिहाद, मुगल, मांस मछली और मुस्लिम जैसे शब्दों की राजनीति करने लग जाते हैं। बीजेपी की कोशिश जहां हिंदू मुस्लिम तनाव फैलाकर वोट इकट्ठा करने की होती है, तो वहीं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म की ओर से छापे गए एक नए रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे चुनावी साल 2024 में देश भर में धार्मिक दंगों में 84% की बढ़ोतरी हुई है। आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि जो लोग नफरती भाषण देते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, उन्हें कैसे इनाम दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो बेल आइकॉन को भी शुरू कर दें। दोस्तों, साल 2024 भारत के लोकतंत्र के लिए एक बेहद ही खराब साल रहा है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म यानी CSSS की ओर से छापे गए एक नए रिपोर्ट में यह पता चला है कि साल 2023 की तुलना में साल 2024 में हमारे देश में कम्युनल राइट्स यानी धार्मिक दंगों में 84% की बढ़ोतरी हुई है। यह एक शर्मनाक आंकड़ा है जो दर्शाता है कि जब दुनिया भर में हर रोज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तब हमारे देश भारत में धर्म के नाम पर लोग दंगे कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024 में भारत में 59 कम्युनल राइट्स हुए हैं, जो साल 2023 में देश भर में हुए 32 दंगों से 84% ज्यादा है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कुल 59 दंगों में से 39 दंगे तो उन राज्यों में हुए हैं जहां पर बीजेपी या उनकी सहयोगी पार्टियां सत्ता में हैं, जबकि 7 दंगे कांग्रेस शासित राज्यों में हुए हैं और 3 दंगे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको इस खबर को और भी गौर से देखना चाहिए, क्योंकि 2024 में सबसे ज्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए हैं। चुनावी राज्य महाराष्ट्र में साल 2024 में 12 दंगे दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में 7 दंगे एक साल के भीतर हुए हैं। इन दंगों में मरने वालों की संख्या 13 है। जान गंवाने वाले लोगों में 10 मुस्लिम हैं और 3 हिंदू हैं। दुनिया भर में जहां त्योहार के समय खुशी बांटी जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमारे देश भारत में त्योहार नफरत फैलाने के लिए मनाया जा रहा है। साल 2024 में हमारे देश में 26 बार दंगे तब भड़के जब कोई त्योहार मनाया जा रहा था। इसमें अयोध्या में हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, बिहार में सरस्वती मूर्ति का विसर्जन जैसे त्योहार शामिल हैं। इसके अलावा रामनवमी, बकरी ईद, मुहर्रम, उर्स, दुर्गा पूजा और दुर्गा विसर्जन, ईद मिलाद उन नबी और कार्तिक पूजा जैसे पर्व भी शामिल हैं। पिछले साल हमने खुद जनवरी महीने में मुंबई से सटे मीरा रोड में कैसे दंगे भड़काए गए और कैसे झूठ फैलाया गया, इसे लेकर कई ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल में इसके बाद देख सकते हैं।
रिपोर्ट में दर्शकों आगे यह भी बताया गया कि पिछले साल हमारे देश में 6 बार दंगे तब हुए जब किसी धार्मिक स्थल की जगह को लेकर दो गुटों के बीच तनाव बढ़ा। और तो और देश भर की अदालतों में फिलहाल धार्मिक स्थल की जगह को लेकर 18 मामलों पर सुनवाई जारी है, जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद जैसे 10 मस्जिदों के नाम भी शामिल हैं। 2024 में हुए इन दंगों में जहां 44 मुसलमानों को और 28 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 573 लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी पुलिस पकड़ ही नहीं पाई है। इसके अलावा पिछले साल मॉब लिंचिंग के कुल 13 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले में एक क्रिश्चियन, एक हिंदू और 9 मुस्लिम शामिल हैं। मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को देख आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश की परिस्थिति क्या है, लेकिन अब आपको यह भी समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या अचानक से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, या फिर इसे पूरे सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है? जो लोग भड़काने का काम करते हैं, क्या उन पर कभी कार्रवाई भी होती है? आइए दोस्तों, इसे समझते हैं एक केस स्टडी के जरिए। 2024 में क्योंकि सबसे ज्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए, तो महाराष्ट्र की ही बात करते हैं। बात करते हैं बीजेपी के एक नेता नितेश राणे की। बीजेपी से विधायक रहे नितेश राणे पिछले साल बार बार सुर्खियों में अपने बयानों के कारण रहे हैं। कभी उन्होंने मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कही, जो भाषा में समझते हैं ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्जिद तुम लोगों ने किसने भी की, तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो कभी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कानून अपने हाथ में लेने की बात कही। नितेश साहेब कार्यक्रम करून टाकला, आता पोलिसांना मागे लागलाय, वाचवा। झाल्यानंतर फोन करा, विचारायला फोन करू नका। झाल्यानंतर सुखरूप घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल, एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो। आपला बॉस बसलाय सागर बंगल्यावर, काही होत नाही आम्हा लोकांना। ऐसे ही भड़काऊ बयानों के चलते नितेश राणे के खिलाफ कुल 20 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 19 एफआईआर पिछले 2 साल में दर्ज किए गए हैं। इतने सारे बयान देने के बाद आपको लगा होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इन्हें लोगों को भड़काने से रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जब बीजेपी की नई सरकार बनी, तो नितेश राणे को इस सरकार में मंत्री बनाया गया। हाल ही में नितेश राणे ने सैफ अली खान पर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सैफ की तुलना कचरे से करते हुए कहा कि हो सकता है जो बांग्लादेशी आरोपी सैफ को अपने साथ ले जाने के लिए आया होगा उसके घर, अच्छी बात है, उन्हें यह कचरा ले जाने दो। यह बयान एक मंत्री ने दिया है। आपको हाल ही का एक और उदाहरण देता हूं दर्शकों। यह उदाहरण है साध्वी रितंबरा की। जनवरी 1991 में 25 साल की उम्र में रितंबरा पर दिल्ली पुलिस ने बाबरी मस्जिद पर भड़काऊ भाषण देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया था। 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, रितंबरा राम चबूतरा पर थी। लिब्रहान आयोग, जिसका गठन मस्जिद के विध्वंस की जांच के लिए किया गया था, उन्होंने 2009 में अपने रिपोर्ट में साध्वी रितंबरा का नाम उन 68 लोगों के लिस्ट में जोड़ा था जिन पर आरोप लगा था दे आर टेकिंग द कंट्री टू द ब्रिंक ऑफ कम्युनल डिस्कॉर्ड, यानी देश को सांप्रदायिक कलह के कगार पर लाने का आरोप इन पर लगाया गया था। साध्वी रितंबरा पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे 32 अन्य लोगों के साथ सीबीआई द्वारा आरोप भी लगाया गया था, लेकिन उन्हें सितंबर 2020 में सभी आरोपियों के साथ बरी कर दिया गया और इस साल उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस देश में नफरत फैलाना कितना आसान और कितना फायदेमंद हो चुका है। आप एक पल के लिए सोचिए दोस्तों, हम बचपन से हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में पढ़ते सुनते आए हैं और जब दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा देश यहीं पर अटका हुआ है। ये राजनेता केवल सत्ता के लालच में आप सभी को आपस में लड़ा रहे हैं। आज के परिस्थिति को देख शायद ही किसी को यह यकीन होगा कि महात्मा गांधी ने इसी देश में अहिंसा और सत्य के मार्ग पर लोगों को लाया था। ऐसे में नए साल में आया ये जो नया रिपोर्ट है, ये किसी आई ओपनर से कम नहीं है। हम सभी को अब साथ आकर इस नफरत को और बढ़ने से रोकना होगा। हम सभी को यह साबित करना होगा कि ये देश गांधी का है, गांधी के आलोचकों का नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो के पीछे का उद्देश्य
आपको भारत की सच्चाई से रूबरू करवाना था। कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उनका देश खुशहाल नहीं है, ये याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें भी इस रिपोर्ट के बारे में बताएं और साथ ही साथ अगर आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और साथ ही साथ दर्शकों, अगर आपको हमारा ये जो काम है वो पसंद आता है और आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो बाय मी अ कॉफी के जरिए भी आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। एक QR कोड भी मैं अब आपके स्क्रीन पर लाऊंगा और इसके साथ ही साथ जो पहला कमेंट होगा उसमें भी मैं इसका लिंक जारी कर दूंगा, जिसके जरिए आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप इस रिपोर्ट के बारे में जब पढ़ेंगे या सुनेंगे आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले, हर किसी को पता चले कि उनके जैसे सोचने वाले लोगों की इस देश में कमी नहीं है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।